नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पाठ संख्या 3 रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और ये एक एकांकी है। एकांकी से तात्पर्य है कि वह कहानी जो एक ही भाग में अपने पूरी बात को कह जाए। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। बचपन से ही इनकी नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सव में नाट्य लेखन निर्देशन और आप अभिनय करते रहे हैं। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी नाटक भी बहुत चर्चित रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीय, पहला राजा। ये सभी नाटक हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह है। यहाँ हम रीढ़ की हड्डी यानी पाठ का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को इस पाठ में दर्शाया है। अब हम पहले रीढ़ की हड्डी का सामान्य अर्थ जानेंगे। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जो हमारे शरीर को एक मजबूत आकार देती है। यह जितनी अच्छी और मजबूती से होती है उतना ही हमारा शरीर एक मजबूत आकार ग्रहण करता है और काफी लंबे समय तक रहता है। यहाँ इसी शब्द को, रीढ़ की हड्डी को व्यंग्यात्मक रूप से जीवन से जोड़ा गया है और वो जीवन आज के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। यानी समाज में जो लड़का है वो परिस्थितियों के अनुकूल अगर नहीं भी हो तो उसे किस तरह से बताया जाता है पारिवारिक रूप में। और यही व्यंग्यात्मक रूप संकर के माध्यम से वर्तमान में एक बिगड़े हुए बच्चे की स्थिति को या बिगड़े हुए लड़के की स्थिति को किस तरह समाज में बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है और लड़कियों के जीवन को किसी रूप में, उनके चाहे कितना ही अच्छा रूप क्यों ना हो, उसे स्वीकार करने में समाज कितना हिचकिचाता है। यही बात इस एकांकी में व्यंग्य रूप से उभर कर आ रही है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग। इसके पूर्व अंश में हमने पढ़ा कि उमा जो एक लड़की है उसको देखने के लिए लड़के आने वाले हैं, लड़की वाले आने वाले हैं। उनके लिए जो तैयारियां चल रही है उन तैयारियों को यहाँ एकांकी के रूप में लेखक ने बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। और साथ में ही ये बताया है कि लड़की जो एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसकी पढ़ाई को कोई महत्व नहीं देकर लड़के की महत्व को यहाँ आंका गया है। क्योंकि एक बेबस पिता है जो समाज में लड़की के पढ़े लिखे रूप को कोई स्वीकार नहीं करता है, तो वो बेबसी अपने अंदर छिपाते हुए किसी न किसी तरह अपनी लड़की की शादी के जो सपने देखे हैं वह पूरा करना चाहता है। और इसके लिए उसे कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उन्हीं समस्याओं को यहाँ पर हम इस एकांकी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर राम स्वरूप जो उमा के पिताजी हैं और गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिताजी हैं, उन दोनों में आपस में बातचीत चल रही है अपने जमाने की बातों को लेकर। धीरे धीरे वे अपनी बात पर आते हैं, यानी जिस मुद्दे के लिए वो आए हैं, लड़के की सगाई के लिए, उस मुद्दे पर आते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और राम स्वरूप जो लड़की का पिता है हाथ बांधे हर उनकी बात को सुनने के लिए तत्पर है और उनकी हर छोटी बड़ी बात में हाँ से हाँ मिला रहा है। इसलिए यहाँ पर जब उनके गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिताजी है और शंकर जो लड़का है, अब शंकर से जुड़ी हुई कोई बातचीत चलती है तो पिताजी उसे बहुत अच्छी से लपेट कर उसे सुलझा रहे हैं और अपने जमाने की बात से उसे इस तरह व्यवहार में ला रहे हैं कि राम स्वरूप कुछ भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने जमाने की बात को याद करते हुए बोलते हैं कि माफ कीजिए बाबू राम स्वरूप,
उस जमाने की जब याद आती है तो अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना यानी रोकना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन, हाँ हाँ। शंकर भी उनके साथ ही करके हंसता है। फिर गोपाल प्रसाद अपनी असली मुद्दे पर आते हुए कहते हैं, एक साथ अपनी आवाज और तरीका भी बदल लेते हैं। यानी यहाँ हर एक बारीकी को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इतनी देर उन्हें अपनी अनुसार लपेटने में उसे समय लगा, और जैसे ही वह माहौल लड़के वालों के अनुकूल होता है तो उनकी आवाज भी बदल जाती है और बोलने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बोलते हुए कहता है, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात हो जाए। अब यहाँ आए तो लड़की देखने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए ये बात क्या कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कह क्या रहे हैं, जी साहब अच्छा क्यों ना अब हम बिजनेस की बात कर ली जाए। तो यहाँ कौन सी बिजनेस की बात चल रही है वो जरा हमें जानना है। तो राम स्वरूप एकदम चौंक जाते हैं, बिजनेस बिजनेस समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। पहले तो वो चौंकते हैं बिजनेस का नाम सुनकर, लेकिन एक लड़की का पिता है तो दुनियादारी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए वह पहले चौंकता है, फिर उसे समझ जाता है कि ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन फिर वही बेबसी यहाँ है, इसलिए वह सही रूप में जवाब नहीं देते हुए नाश्ते की बात कर लेते हैं। जरा नाश्ता पहले कर ले, फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, यानी क्यों तकलीफ उठा रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं तकल्लुफ किस बात का है, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिए जरा अभी हाजिर हुआ। फिर वह रामस्वरूप यानी उमा के पिताजी अंदर जाते हैं और गोपाल प्रसाद दबी हुई आवाज में अपने बेटे को समझाते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है, यानी जैसे ही लड़की के पिताजी वहां से उठकर जाते हैं तो वे पूरे घर का मुआयना करते हैं बाप बेटे, और फिर आपस में गुपचुप तरीके से कुछ बातचीत हो रही है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को डांटते हुए, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में ही राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए मेज पर रख देते हैं। यानी शंकर एक सामान्य स्थिति में रहते हुए भी कुछ इस तरह का व्यवहार करता है जो पिता को समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, जो कि अक्सर शंकर के बारे में दोस्तों द्वारा सुना जाता है, वो आज उसे वहां स्पष्ट दिख रहा है। वो डांटने वाले होते हैं कि उमा के पिताजी वहां आ जाते हैं तो उनकी बात चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए। विलायती चाय क्या होती, काली चाय होती जिसमें दूध नहीं डाला जाता है, और हाँ हिंदुस्तानी चाय जिसमें दूध और चाय दोनों मिक्स करके पिया जाता है। इसलिए यहाँ पर उनका रहन सहन देख कर लड़की के पिताजी राम स्वरूप उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह की चाय पीना पसंद करेंगे। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका यानी टेस्ट क्या रह जाएगा। राम स्वरूप हैं कहते तो आप सही है, यानी आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य बात क्या निकल कर आ रही है कि लड़की का पिताजी कहीं पर भी अपनी बात नहीं मजबूती के साथ कह रहा है, वह हर लड़के की बात में हाँ और हंसते हुए उसे स्वीकार करता जा रहा है। फिर प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, अब ये बात हमारे शंकर महोदय यहाँ फरमा रहे हैं। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक टैक्स ही तो चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स,
रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूक भी नहीं करेंगे। बस शर्त ये है कि हर एक औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वे अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। यानी यहाँ पर औरतों की सुंदरता को मजाक के रूप में लिया जा रहा है कि अगर कोई भी बात हो तो सरकार को एक काम जरूर करना चाहिए, और वो काम है खूबसूरती का टैक्स। और लड़कियों पर यानी औरतों पर खुद ही छोड़ देना चाहिए कि वे अपना टैक्स का कितना मार्जिन भरने वाली है। क्योंकि कोई भी औरत अपने आप को बदसूरत नहीं मानती है तो वह अपनी सुंदरता के अनुसार खुद का टैक्स खुद ही तय कर लेगी। तो सरकार को कितना मुनाफा होगा, कितनी आमदनी होगी। यानी यहाँ भी एक औरत का मजाक बनाया जा रहा है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। यानी पुराने जमाने में कभी भी लड़की की नुमाइश नहीं होती थी, उसे दिखाया नहीं जाता था। जो माता पिता तय कर देते थे वही काम सबको स्वीकार होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लड़की एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। और जितनी ज्यादा प्रदर्शित की जाएगी और जितनी वो सुंदर होगी उतना ही उसका लिए वो धन दौलत भी बढ़ता जाता है। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? यानी रामस्वरूप अब लड़के से जानना चाहता है कि वह लड़की की खूबसूरती को कितना वेटेज देता है। अचानक शंकर बोलता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद को अपने बेटे की स्थिति पता है, इसलिए बीच में बोल पड़ते हैं। ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। यानी गोपाल प्रसाद बीच में क्या बोल देते हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत निहायत यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने सुंदर होगी उतना ही उसका दहेज का जो दायरा है वो कम होगा, और लड़की अगर सुंदर नहीं है तो ये दायरा बढ़ता चला जाता है। वैसे कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाइए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी होनी चाहिए ना। आपकी लड़की तो ठीक है। यानी बातचीत क्या चल रही है, वही लड़की के आंतरिक गुणों को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ उसका बाहरी परिवेश कैसा है यानी दिखने में कैसी है वो होना चाहिए। क्योंकि लड़की की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गहना माना गया है प्रदर्शित संसार के रूप में सामने। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो भी आप देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। यानी रामस्वरूप अपनी बेटी के बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो हमारी इतनी आगे बात बढ़ चुकी है तो शायद ये रस्म जल्दी हो जाएगी। रामस्वरूप, है ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। यहाँ भी एक बेबस पिता है जो लड़के को बोल रहा है, लड़के वालों को बोल रहा है कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा यानी जन्मपत्री, यानी जन्मपत्री तो पहले मिली है तभी हमने बात आगे बढ़ाई है। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ही खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुकते हैं फिर कहते हैं, लेकिन हाँ, ये मेरे कानों में कुछ भनक पड़ी है, ये तो गलत है ना। अब वो लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो उन्होंने किसी से सुना है। रामस्वरूप एकदम से चौंक जाते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में है जी। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? यानी गोपाल प्रसाद यहाँ लड़की की पढ़ाई को महत्व नहीं दे रहे हैं और वे उसकी सुंदरता को और धन दौलत को महत्व दे रहे हैं। अब शंकर को भी इसी बात पर दबाव डालते हुए कहना चाह रहा है, तो शंकर भी बोलता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे
मर्दों का काम ही तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बातचीत करने लगी, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी यहाँ भी औरतों के महत्व को नकारा गया है और विभिन्न उदाहरण देकर उनके महत्व को इस प्रकार नकारा गया है कि उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वह सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने लायक है और वही बर्तन और रसोई तक उसकी जिंदगी समेट कर रह जाती है। यानी एक तो सुंदर होनी चाहिए, बाकी उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं होनी चाहिए, न उसके पढ़ाई का महत्व है, न उसकी अब उसके व्यक्तित्व से कोई लेना देना, बस वो घर संभाल ले और वही तक सीमित है। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, ये बात एक बेबस लड़की का पिता कहता है। फिर वह भी हंसने लग जाता है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद जरा गंभीर हो जाते हैं। हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। यानी ऊंची तालीम यानी ज्यादा शिक्षा भी सिर्फ आदमियों के हिस्से आई है, औरतों के हिस्से नहीं। राम स्वरूप बीच में शंकर से कहते हैं, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका हूँ। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं, आप लेंगे? गोपाल प्रसाद, बस अब साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वे मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हैं, मेज को एक तरफ सिरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तस्तरी लिए हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यानी जैसे ही चाय नाश्ता खत्म होता है, उमा अपनी सादगी की मूर्ति बने हुए वहां आती है सबके लिए पान लेकर। राम स्वरूप, हैं, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है और बाप बेटे चौंक जाते हैं। यानी यहाँ उमा आती है जो अपने पिता और माँ की बात नहीं मानती है और सादगी में लिपटी हुई और आंखों पे चश्मा लगाए, जो लड़की के लिए एक तरह से उस समय अभिशाप हुआ करता था कि लड़की के चश्मा लगा हुआ है, यानी आधी सुंदरता उससे छिन गई है। इसलिए जैसे ही उमा अपना चेहरा ऊपर करती है तो सोने की फ्रेम वाला चश्मा उन्हें वहां पर दिख जाता है और बाप बेटे दोनों एक साथ चौंक जाते हैं और मुंह से निकल जाता है, चश्मा। राम स्वरूप, जरा शक पका जाता है। वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। यानी यहाँ पर एक बेबस पिता क्या कहना चाह रहा है कि मेरी बेटी के चश्मा परमानेंट नहीं है, यहाँ पिछले महीने से इसकी आंखों में दर्द हो रहा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसने ये चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई वजह से तो नहीं है कुछ? यानी यहाँ उन्हें कुछ शक हो जाता है, इसलिए पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। तो राम स्वरूप बात छिपा जाते हैं और कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा वहीं बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। यहाँ देखिए, एक लड़की पूरी तरह एक नुमाइश के लिए तैयार है कि उसकी चाल भी अच्छी होनी चाहिए, चलने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए, चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, साथ में पकाना खाना बजाना सब कुछ आना चाहिए। लेकिन हाँ, उसे पढ़ाई से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने पर औरत अपने अधिकारों की बात जो करने लग जाती है, वो बातें पुरुष प्रधान समाज को स्वीकार नहीं होती है। इसलिए बार बार गोपाल प्रसाद, जो स्वयं एक वकील होते हुए भी अपनी बहू के रूप में वे अनपढ़ महिला को देखना चाहते हैं, इसलिए राम स्वरूप जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी बजाना आता है, सुनाओ तो माँ एक आध गीत सितार के साथ। यानी उसे पूरी परीक्षा देनी पड़ती है लड़की को। फिर उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर में जाहिर है गाने का उसे बहुत अच्छे से ज्ञान है।
उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यानी वह खो जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और गाते गाते वे एक साथ में रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो। उमा, गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी काफी है, लड़की अच्छा गाना गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने की को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उसकी और इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछते हैं तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो बीच में ही एक बेबस पिता बोल जाता है, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, यानी बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, सिलाई वगैरह भी आती है। जी सिलाई का तो क्या कहना, पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के हिस्से रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिल देती है। हैं करते हुए पिता अपनी बेटी की बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कहीं पर भी वह उसे कमजोर नहीं देखना चाहता है। अब इसके आगे का हिस्सा इसके आगे नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।